गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा ना, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा। ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी का, बिकॉज क्योंकि आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से फाइनली हमारा जो यूट्यूब चैनल है, फाइनली जो हमारा यूट्यूब फैमिली मेंबर है, हम सभी का, हमारी जो कम्युनिटी है वो भैया 200, ठीक है, 200 फैमिली मेंबर बन चुके हैं भाई। 200 अब अभी आपको लग रहा होगा कि छोटा सा नंबर है, लेकिन कभी आप सोचना 200, ठीक है, 200 क्या होती है भाई। और इन द फ्यूचर यहाँ पे 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन होने वाले हैं, 20 मिलियन होने वाले हैं, यानी कि बहुत आगे जाने वाले हैं एंड काफी बड़ा कुछ करने वाले हैं हम लोग बिहार के लिए। सो बस आप सभी इसी तरीके से अपना सपोर्ट बढ़ा रखना, ठीक है। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, राइट। मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप कर दूंगा, ओके जी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, केमिस्ट्री का सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है कि अनुषंख्य गुणधर्म क्या है, ठीक है। ये आपका विलन चैप्टर का क्वेश्चन है। अनुषंख्य गुणधर्म क्या है। अनुषंख्य गुणधर्म को इंग्लिश में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, राइट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, ठीक है। तो इसका ध्यान से समझो। किसी विलयन का वैसा गुण, ठीक है, किसी भी विलयन का वैसा गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। भैया ये चीज तो आपको पता है कि अगर मान लो कोई विलयन है, कोई सॉल्यूशन है, तो इसमें दो चीजें होती है, जिसमें से पहला है आपका विलायक। विलायक वो होता है जो किसी भी पदार्थ को घोलने का काम करता है, राइट। और विलय क्या होता है। विलय जो पदार्थ घुलता है ना, उसे हम लोग विलय कहते हैं। तो विलय विलायक में आपको अंतर पता चल गया, ठीक है। विलय क्या करता है, किसी भी पदार्थ को घोलता है अपने अंदर, राइट। और विलय क्या होता है, वो घुलता है, ठीक है, विलायक के अंदर। क्लियर है, चलो जी। अब यहाँ पे ध्यान से समझो। जो अनुषंख्य गुणधर्म आपका होता है ना, जो आपका अनुषंख्य गुणधर्म होता है, वो आपका ये विलय देख रहे हो ना, इसी के कणों के संख्या पे निर्भर करता है। कौन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुषंख्य गुणधर्म। डिफिनेशन से आपको क्लियर करो। किसी विलयन का वैसा गुण, ठीक है, किसी भी विलयन का वैसा गुण जो विलयन में उपस्थित, जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करता है, वो आपका अनुषंख्य गुणधर्म कहलाता है। क्लियर है। अब भैया जो आपका अनुषंख्य गुणधर्म होता है ना, ये आपके चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के कौन कौन से। पहला आपका वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा आपका क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा आपका हिमांक का अवनमन, चौथा आपका पराशरणी दाब, ठीक है। क्लियर कर लो। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्न में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है। तो याद रखना, चार अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और पराशरणी दाब। ऑलराइट, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोल प्रभाज क्या है, ठीक है। मोल प्रभाज क्या है, इसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मोल प्रभाज क्या है, ध्यान से समझना। किसी विलयन में, ठीक है, किसी विलयन में विलय विलायक दोनों चीज उपस्थित रहते हैं। ये चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक की मोलों की जो संख्या होगी ना, और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अगर आप सभी ने नहीं समझा, मैं आपको समझा रहा हूं भाई, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है। क्या है जी, सॉल्यूशन है। इसमें दो चीज रहेगा हमेशा, जिसमें से पहला आपका विलायक जो कि घोलने का काम करेगा, और दूसरा है आपका विलय जो कि घुलने का काम करेगा, ठीक है। घुलने घुलाने, अंतर समझो, डिफरेंस समझो यहाँ पे। विलायक क्या करता है, घुलाता है विलय को अपने अंदर, और विलय क्या होता है, घुलता है विलायक के अंदर। क्लियर है, चलो जी। अब यहाँ पे ध्यान से समझो। विलायक का जो मोलों का संख्या होगा, ठीक है, विलायक का जो मोलों का संख्या होगा, और विलय का जो मोलों का संख्या होगा, और बटा में कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। अब चीजें यहां पे ध्यान से समझो। जो आपका विलायक का मोल प्रभाज होता है ना, ठीक है, विलायक का एमएफ में दिखा दे रहा हूं, और एक आपका होता है विलय का मोल प्रभाज, ठीक है, विलय का एमएफ यानी कि मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। भैया ध्यान से समझो। विलायक का मोल प्रभाज को हम लोग एक्स ए से डिनोट करते हैं, और विलय के मोल प्रभाज को हम लोग एक्स बी से डिनोट करते हैं। तो एक से आपका होता है विलायक का, एक से आपका होता है विलायक का। तो एक से बराबर यहां से क्या हमारा फॉर्मूला आ जाएगा विलायक का। तो विलायक का मोलों की संख्या, ठीक है, विलायक की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या, राइट, विलायक की मोलों की संख्या, और बटा में कुल मोलों की संख्या, ठीक है, बटा में कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या। तो क्लियर हो गया, ये आपका विलायक का मूल प्रभाज है। सेम उसी तरीके से आपका एक्स बी यानी कि विलय की मोलों की संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विलय की मोलों की संख्या, ठीक है, विलय की मोलों की संख्या, और बटा में कुल मोलों की संख्या, ठीक है, बटा में हो जाएगा आपका कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या।
ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया विलय का मूल प्रभाज। ठीक है, ये आपका हो गया विलय का मूल प्रभाज। और एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, यहाँ पे अगर हम लोग पूरी तरीके से अगर मैथमेटिकल देखें ना, तो जो आपका विलय का मूल प्रभाज होता है, ठीक है, जो आपका विलय का मूल सॉरी जो आपका विलय का मूलों की संख्या होता है, अगर उसे हम छोटा एन से दिखाएं और जो विलायक की मूलों की संख्या है उसे हम लोग बड़ा एन से दिखाएं, तो आपका विलायक का मूल प्रभाज क्या होगा? विलायक का मूल प्रभाज कुछ इस तरीके से दिखेगा, विलायक की मूलों की संख्या और बटा में कुल मूलों की संख्या, यानी कि विलय और विलायक। ठीक है, ये आपका हो गया विलायक का मूल प्रभाज, राइट, विलायक का। अब सेम उसी तरीके से अगर बात करी जाए विलय की, तो विलय का मूल प्रभाज को हम लोग एक्स बी से डिनोट करते हैं। तो एक्स बी बराबर क्या हमारा फॉर्मूला आ जाएगा? विलय की मूलों की संख्या यानी कि छोटा है, और बटा में छोटा एन प्लस बड़ा, यानी कि कुल मूलों की संख्या। ठीक है, तो ये आपके सामने दो फॉर्मूले हो गए, जिसमें से पहला है आपका विलायक का मूल प्रभाज और दूसरा है आपका विलय का मूल प्रभाज। और एक चीज, एक टर्म होता है, वो चीज आपको याद रखनी है कि हमेशा एक्स ए प्लस में एक्स बी, ठीक है, एक्स ए प्लस में एक्स बी बराबर में 1, यानी कि विलय और विलायक की मूल प्रभाज की जो देखो मैं बता रहा हूं, विलय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज का जो योग होता है ना, वो हमेशा इक्वल होता है एक के। ठीक है, एक के बराबर होता है। वो चीज चाहो तो मैं प्रूव भी कर सकता हूं। अब बताओ विलायक का मूल प्रभाज क्या होता है? तो विलायक का मूल प्रभाज तो आपका यही होता है ना जी। ठीक है, जोड़ दो विलय का मूल प्रभाज, विलय का मूल प्रभाज तो आपका यही होता है ना जी। अब एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा कैपिटल एन प्लस में छोटा एन। ठीक है, यानी कि वही विलायक का मूल प्रभाज और प्लस में विलय का मूल प्रभाज। सेम उसी तरीके से आपको ऊपर में भी यही मिलेगा। अब एक कट के क्या आएगा? 1 के बराबर ही तो आएगा। तो क्लियर है चीजें? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाता हूं। विद्युत अपघटन प्रक्रिया क्या है? ध्यान से समझना, विद्युत अपघटन प्रक्रिया क्या है। देखो, जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ, अब विद्युत अपघट्य पदार्थ कहने का मतलब ए कि भैया विद्युत अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जिनसे होकर, ठीक है, जिनसे होकर अगर तुम, मैं बता रहा हूं विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं। देखो, अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ वो होते हैं अगर तुम उनका मोल्टेन अवस्था लोगे, ठीक है, क्या लोगे? मोल्टेन अवस्था, पिघला हुआ अवस्था, या फिर जलीय विलयन की अवस्था। तो तुम जलीय विलयन का अवस्था ले लो विद्युत अपघट्य पदार्थ का, और मोल्टेन अवस्था यानी कि पिघला हुआ अवस्था ले लो। ये दोनों अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि इनसे होकर धारा का प्रवाह किया जा सकता है। और जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है वो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की जरूरत पड़ती है विद्युत अपघटन प्रक्रिया में, यानी कि विद्युत अपघट्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है। इसे इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, राइट। अब प्रक्रिया यहाँ पे ध्यान से समझना, विद्युत अपघटन प्रक्रिया क्या होती है। तो तुम क्या कर रहे हो? विद्युत अपघट्य पदार्थ ले रहे हो, ठीक है, उसके द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था, मेरे कहने का मतलब इसका तुम पिघला हुआ अवस्था ले लो या फिर जलीय विलयन की अवस्था ले लो, और उसके बाद अगर तुम धारा प्रवाहित करते हो, ठीक है, धारा प्रवाहित करते हो, तो जो तुम्हारा पदार्थ है वो आयनीकृत हो जाता है। ठीक है, मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। चलो, ये हमारा कोई यहाँ पे परखनली है एक तरीके से, और यहाँ पे हमारा जो विलयन है ना, वो यहाँ पे है भैया Na और Cl का। NaCl क्या होता है? यानी कि नमक आपका एक इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है। अब भैया मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं एक परख नली में ले रहा हूँ, और इससे क्या हो रहा है, मैं इसमें धारा का प्रवाह कर रहा हूँ। इसमें क्या कर रहा हूँ? धारा का प्रवाह कर रहा हूँ, यानी कि मैं आई दे रहा हूँ, धारा दे रहा हूँ। धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब मैं जैसे ही इसमें धारा दूंगा तो Na आपका प्लस में टूट जाएगा और Cl आपका माइनस में टूट जाएगा। समझ रहे हो चीजें? Na आपका प्लस में टूट जाएगा और Cl आपका माइनस में टूट जाएगा, यानी कि विद्युत अपघट्य पदार्थ को लेके अगर तुम धारा का प्रवाह करते हो और वो आपका आयनीकृत हो जाता है, यही प्रक्रिया आपका विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहलाता है। क्लियर है? ध्यान से समझो यहाँ पे चीजें कि जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो आपका पदार्थ होता है वो क्या होता है? आयनीकृत हो जाता है या आयन में टूट जाते हैं, सिंपल वे में जो कह लो तुम, ऐसी प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। ठीक है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? भैया सिंपल सा बात है, अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया एक गिलास मेरे पास यहाँ पे पानी है, क्या है भैया? एक गिलास पानी है, मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं इसे गिरा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब पानी भैया फर्श पे गिर जाएगा, सिंपल सा बात है। तो एक चीज मैं बताऊं कि अगर पानी यहाँ पे गिरा है तो क्या पानी यहाँ पे रहेगा, यहाँ इधर बह बह के नहीं आएगा क्या भैया? आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। जो आपका पानी होता है वो तरल अवस्था में होता है, इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। तो सेम उसी तरीके से जो आपका कांच होता है ना, जो आपका शीशा होता है, उसमें भी बहने की प्रवृत्ति होती है, एकदम द्रव के जैसा। द्रव आपका एग्जाम्पल मैंने पानी लिया, तो द्रव के जैसा कांच में भी बहने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन वो इतनी धीरे धीरे गति से बहता है ना भाई, कि मतलब बहुत मतलब कभी कभी देखोगे क्या, जो आपका खिड़की रहता है वहां पे अगर आप क्या कर रहे हो भाई, तुम ग्लास लगा रहे हो, यानी कि कांच का वहां पे खिड़की लगा रहे हो तुम, तो कुछ टाइम बाद देखना, फिलहाल अभी नहीं, ज्यादा नहीं, कम से कम 5 से 10 साल बाद अगर देखोगे ना,
तो जो नीचे परत होता है ना वो थोड़ा मोटा मतलब हो जाता है, यानी कि आपको देखने में ऐसा लगेगा ना जो कांच है ना वो नीचे बैठता जा रहा है, ठीक है, यानी कि नीचे नीचे आता जा रहा है, नीचे बैठता जा रहा है, नीचे का जो उसका बेस है ना वो क्या होता जा रहा है, चौड़ा होते जा रहा है। समझ रहे हो चीजें? तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सेम द्रव में जिस तरीके से बहने की प्रवृत्ति होती है उसी तरीके से कांच में भी बहने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन वो होती है धीमी गति से, ठीक है। इसलिए कांच को हम लोग अति शीतल द्रव कहते हैं, ठीक है। कांच को हम लोग क्या कहते हैं? अति शीतल द्रव कहते हैं। ये आपसे 2 नंबर क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। और ये जितने सारे भी क्वेश्चन मैंने आप सभी को आज के इस क्लास में कराए या फिर अभी करा ही रहे, ये सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, राइट। अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने 5वां नंबर कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो भैया मैं बता दूं, जो आपका आइडियल सॉल्यूशन होता है आदर्श विलयन और जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है अनादर्श विलयन, इन्हें बांटा जाता है राउल्ट के नियम पे, ठीक है। राउल्ट का नियम आपने पढ़ा होगा, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है राउल्ट के नियम के ऊपर, ठीक है, जाके देख लो। और आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को भी अच्छी तरीके से समझा रखा है, तो जाके एक बार जरूर से जरूर देखना। आ जाओ जी, बाकी हम लोग यहाँ पे भी समझते हैं डीपली में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आदर्श विलन जो, ठीक है, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आपका आदर्श विलन कहलाएगा, यानी कि आदर्श बेटा कहलाएगा। लेकिन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो नालायक बेटा कहलाएगा, यानी कि अनादर्श विलन कहलाएगा। तो यहाँ पे आप नाम से भी क्लियर कर सकते हो, नाम से भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, जो विलन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलेन कहलाते हैं, और जो विलन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो आपके अनादर्श विलेन कहलाते हैं, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, राइट। हाँ जाओ जी, कुछ और बातें कर लेते हैं हम लोग आदर्श विलन और अनादर्श विलन के बारे में। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि इन्हें बांटा जाता है राउल्ट के नियम पे, ठीक है, राउल्ट के नियम पे ही बांटा जाता है आदर्श विलन को और अनादर्श विलन को। तो क्लियर हो गया कि जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आदर्श विलन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा अनादर्श विलन, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैंने आप सभी को केमिस्ट्री के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। सो आई होप आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का क्लास पसंद आया हो तो प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड बिहार बोर्ड के जो भी एजुकेशन रिलेटेड अपडेट होते हैं उनको सबसे पहले जानने के लिए आप हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी हमारी फैमिली भैया 200 के आसपास हो गई है, ठीक है, और जैसे ही 200 हो जाती है मैं पहला लाइव करूंगा अपने इस YouTube चैनल पे, जहां पे आपको जितने सारे भी डाउट एंड क्वायरीज होगी वहां पे आप पूछ सकते हो। बाकी पहला लाइव करने से पहले मैं अपनी कम्युनिटी में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। सो आज के लिए इतना रहने देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग जल्दी के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप सभी को लव यू बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।